हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। मुझे उम्मीद है कि आप लॉकडाउन से फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे होंगे और जो प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उनका पूरी तरह पालन कर रहे होंगे। जो 7 बातें लास्ट अपने एड्रेस टू द नेशन को प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं। अब पिछले कई दिनों से मेरे कई व्यूअर्स बार बार मुझसे ये पूछते रहे हैं कि सर, कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में आप आर्टिकल 360 पे चले जाएं और हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में समझाएं, क्योंकि जिस तरह के हालात देश की इकॉनमी के इस वक्त हुए हैं उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या लगाई जा सकती है, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसमें क्या क्या लीगल इम्प्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनके बारे में बताएं। देखिए, फैक्ट तो ये है कि हमारे देश की जो इकॉनमी है वो पिछले चंद सालों से अच्छी नहीं चल रही। ये कोविड-19 होने से पहले भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 45 ईयर्स हाई पे चल रहा था। हमारे एक्सपोर्ट्स के मामलात भी उतने बेहतर नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा ये बता देना चाहूँगा, ये पर्सपेक्टिव देने के लिए, कि देखिए, हालात यकीनन कोविड-19 के बाद ख़राब नज़र आते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने साफ तौर से इस बात से इनकार किया है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का सरकार का इरादा है। लेकिन फिर भी ज़रा सा आपको बता दूं, जैसे ये शंकर आचार्य हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं और फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, इन्होंने कहा कि अब इस लॉकडाउन के बाद 100 मिलियन लोग जो हैं उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। बल्कि इन्होंने इस बात पे भी बहुत एतराज़ जताया कि जो IMF ने कहा कि हमारी GDP जो है वो 1.9% रहेगी, उन्होंने कहा ये भी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, हम शायद निगेटिव GDP में चले जाएंगे। फिर ये भी बात इन्होंने कही कि 24% अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो मेजर किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने, उनका ये भी बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो लेबर का पार्टिसिपेशन गिरा है 6% और फिजिकल डिफिसिट के बढ़ने की जो उम्मीद है, ये सारी चीज़ें बड़ी नाउम्मीदी की नज़र आती हैं। लेकिन मैं आपको ज़रा इतिहास में ले जाना चाह रहा हूँ। भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसीज का जिक्र है। ये पार्ट 18 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इमरजेंसी पावर से डील करता है। और भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि हम नॉर्मल टाइम्स में तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करते हैं और इमरजेंसी के दौरान हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। अब आप देखिए, आर्टिकल 352 है जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, जो लगाई जा सकती है जब वॉर का ख़तरा हो या वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जिससे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है वो थ्रेटन की जाए। ये ऑलरेडी 1962 में लगाई गई जब चाइना ने भारत पे हमला किया, 68 में लगाई गई, 71 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, और ये वाली इमरजेंसी चल रही थी। पता नहीं किसने इंदिरा जी को एडवाइस दी, उन्होंने 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की ग्राउंड पे एक और इमरजेंसी लगा दी, जो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात थी। जब एक इमरजेंसी लगी हुई है फिर किसी दूसरी इमरजेंसी के लगाने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं थी। दूसरी जो हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रावधान है वो राज्यों में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, आर्टिकल 356, जिसके बारे में BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में जब उसकी अपोजिशन हुई थी ये कहा था ये तो एक डेड लेटर रहेगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आप देखिए 120 से ज़्यादा टाइम्स इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया गया। पहले हम ये समझते थे कि ये काम कांग्रेस ही करती है, अब ये एहसास हुआ कि अपोजिशन की जब सरकारें बनी
उन्होंने भी कुछ इसी तरह का काम किया। और बीजेपी गवर्नमेंट ने जो उत्तराखंड में और अरुणाचल में जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों को हटाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सख्त टिप्पणी और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी बड़ी सख्त टिप्पणी की। अब आ जाइए बात फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में है और इसमें यह कहा गया कि जब राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हो जाएं कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटेंड, ही मे बाई अ प्रोक्लेमेशन मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट। एक बहुत अच्छी बात आपको बता दे रहा हूं, ये जो पार्ट 18 है इमरजेंसी का है, लेकिन इमरजेंसी में जो ये एक्सप्रेशन है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में है। और जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तब फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में दिए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे और जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो राष्ट्रपति अगर अधिसूचना जारी कर देगा उससे सस्पेंड हो जाएंगे। इंदिरा जी ने जब ये इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी उस जमाने में ये इशू उठा था कि क्या आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी सस्पेंड हो जाएगा। और जहां 9 हाई कोर्ट्स ने कहा था कि आर्टिकल 21 सस्पेंड होने के बावजूद हाई कोर्ट्स की पावर हैबियस कॉर्पस की बाकी रहेगी, अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, अगर आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है तो हैबियस कॉर्पस की रिट लाई नहीं करेगी। इंदिरा जी इलेक्शन हार गई। ये भी इंदिरा जी के क्रेडिट की बात है कि उन्होंने ही 77 में नेशनल इमरजेंसी जो 75 में लगी थी उसको भी रिवोक किया और जो 71 में लगी थी उसको भी रिवोक किया और इलेक्शन कराए। तो वो पूरी तरह डिक्टेटर नहीं थी एक तरह से। अब इसमें ये बात हमें समझ लेने की है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, उसके क्या क्या नतायज होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लें, अब ये ज़रा भारत के इतिहास में ऊंच नीच रही है। हमारी इकोनॉमी अक्सर बड़ी मुसीबतों से गुजरी है। सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो 1991 में आई, गल्फ वॉर शुरू हो गई और हमारे पास जो पैसे बचे थे, आप सोचिए वो 1.2 बिलियन डॉलर्स थे जनवरी 1991 में, और जून आते आते आधे रह गए। बजट पास नहीं हो पाया फरवरी में। चंद्रशेखर जी की सरकार थी, बहुत बड़ा फिजिकल डेफिसिट था। आप ये देखिए कि रुपी डेप्रिशिएट कर गया, ग्लोबल क्रेडिट रैंकिंग में इंडिया नीचे चली गई। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा हम भारत को लोन नहीं देंगे और हालात इतने ख़राब हुए कि नेशनल गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखना पड़ा, प्लेज करना पड़ा 67 टन्स ऑफ गोल्ड। तब आईएमएफ से हमें 2.2 बिलियन डॉलर का लोन मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 47 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास प्लेज करना पड़ा और 20 टन्स गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास रखना पड़ा। तब जाके हमें 600 मिलियन डॉलर्स मिले। और ये जो हमारे पास पैसे थे ये सिर्फ 3 हफ्ते के बचे थे, यानी हम सिर्फ 3 हफ्ते जो है इस फॉरेन एक्सचेंज से देश का काम चला सकते थे। इतना ज़बरदस्त फिस्कल डिसबैलेंस हुआ कि जीडीपी का 12.7% 1995 में जो था फिस्कल इम्बैलेंस था। जून में 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उसके बाद तो इतिहास बदल गया। जिस तरह के रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह ने किए कि अगर आज आप देखें तो अप्रैल 2020 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो 1991 में मैंने आपको बता दिया कितना कम था, वो 476.47 बिलियन डॉलर्स है। यानी आज हमारी बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है फॉरेन रिजर्व्स के बारे में। हमारी जीडीपी जो 266 बिलियन डॉलर्स की थी वो आज 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है।
और प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम चाहेंगे कि वो सपना साकार हो कि हम चंद सालों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं, और जिसका मतलब होगा कि हम 1100% की इंक्रीज की बात कर रहे हैं। अब ये जो हालात थे, इन हालात में भी इमरजेंसी नहीं लगाई गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आज के हालात में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का उतना बड़ा जवाब पैदा नहीं होता, बल्कि सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर्स का एग्जाम है, एक टेस्ट है कि जिस तरह मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव हमारी किश्ती को उन ट्रबल्ड वाटर से बचा के ले गए और देश में एक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नई सुबह कर दी, क्या आज भी हम कर सकते हैं? आइए अब जरा सा लॉ को समझ लेते हैं। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर, फेडरलिज्म पर बहुत बड़ा आघात होगी, बहुत बड़ा अटैक होगी। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 360 है जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर सेटिस्फाइड है कि हमारा क्रेडिट की पोजीशन, इकोनॉमी ख़राब है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। अब जो नेशनल इमरजेंसी है 352 के तहत, वो 44th अमेंडमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं लग सकती, कैबिनेट का डिसीजन चाहिए। लेकिन जो 356 की इमरजेंसी है स्टेट्स में, या 360 की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें कैबिनेट का डिसीजन भी नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन जितनी कैबिनेट पे प्राइम मिनिस्टर की पकड़ है, बल्कि मैं कहूँगा कि इमरजेंसी की ज़रूरत उन प्रधानमंत्रियों को हो सकती है जिनकी मेजॉरिटी कम हो। आज के जो हालात हैं, न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों पे भी बीजेपी की बहुत मजबूत पकड़ है। कुछ अपोजिशन सरकारें हैं लेकिन कोई इतनी मेजर अपोजिशन नहीं कर रही। लेकिन ये कि जो ये राष्ट्रपति जी का सेटिस्फेक्शन है, ये जुडिशियली रिव्यूएबल है, यानी जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। अब ये वाली जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे 2 महीने के अंदर अंदर संसद को अप्रूव करना चाहिए। जो नेशनल इमरजेंसी है वो 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज ये कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो जब संसद अप्रूव करेगी तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, जितने लोग मौजूद हैं उनके 50% +1। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी संसद की मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। एक चीज और हमें याद रखनी चाहिए कि 356 की इमरजेंसी का मैक्सिमम पीरियड 3 साल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। जब नेशनल इमरजेंसी भी लगी हुई है तब भी आर्टिकल 354 के तहत जो आर्टिकल 268 से 279 तक सेंटर और स्टेट के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के आर्टिकल्स हैं, उनमें जो मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन राष्ट्रपति चाहेंगे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी में जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में सेंटर को ये राइट है कि वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देना चाहे स्टेट्स को दे सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में वो जो फाइनेंशियल डायरेक्शन स्टेट्स को देना चाहेगी वो दे सकती। यानी सेंटर की पावर फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेट के मामलात में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जो गवर्नर रिजर्व करते हैं उस पे भी राष्ट्रपति जी की सलाह मशवरा चाहिए होगा। स्टेट्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कम की जा सकती है। सेंटर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कम की जा सकती है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी सैलरी कम की जा सकती है। अभी देखिए तेलंगाना में सैलरी कम कर दी गई। सेंटर में आप देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने 30% सैलरी अपनी कम ले ली। ये भी बात हमें समझनी होगी इसमें कि
ये वाली जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अगर ये लगाई जाएगी और उसके बाद इकॉनमी इंप्रूव नहीं करेगी तो केंद्र सरकार के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी भी तरह की इमरजेंसी लगाना अच्छी चीज नहीं। कोविड-19 ने एक नई सिचुएशन क्रिएट की। हम सब आज चाइना ने जो इंफॉर्मेशन दी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कोविड-19 से डील करने के लिए हमको अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, बल्कि डेमोक्रेसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सिविल लिबर्टीज चाहिए। ये क्राइसिस है और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, सारा देश उनके साथ है सेक्रीफाइस करने के लिए। हमें अपनी जो केंद्र और राज्यों की रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। केंद्र को राज्यों को की मदद करनी चाहिए कि वो इस क्राइसिस से उभर सकें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और ट्विटर पे हमें लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई हम नया वीडियो बनाएं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अब हमने लीगल अवेयरनेस के नाम से एक ऐप बना दिया। ये ऐप आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एक मिस कॉल दे दीजिए, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।